हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, सरकारी बीपीएससी के लिए आप बिहार स्पेशल से क्लास देख रहे हो। बिहार के इतिहास के बारे में आपको देखना है। इससे पहले 3 पार्ट में वीडियो अपलोड किया गया था प्राचीन बिहार के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में अच्छे से बताया था। आज के इस क्लास में आप शुंग वंश से देखने वाले हो। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको अशोक के अभिलेख वगैरह के बारे में अच्छे से बता दिया था। आज आप देखेंगे ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो उसको मैंने सारा कुछ को बता दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, आज के इस क्लास में आपको क्या देखना है समझेंगे यहाँ पे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था मौर्य वंश के बारे में। अब देखिए, आज है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी थी और इससे मौर्य साम्राज्य क्या हुआ था, समाप्त, अंत हो गया था। मौर्य वंश के बाद आज देखेंगे शुंग वंश। आपको पता होना चाहिए, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1-2 सवाल ज़रूर इसमें से आता है और एग्जाम में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो, इसीलिए आज आप क्लास को देख लीजिए। अगर आपको पहले से पता हो तो आप चाहें तो वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। अगर नहीं पता हो, 1 बार 2 बार 3 बार क्लास को आप ज़रूर देखिए, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुंग वंश पे आते हैं। आज कह रहा है, देखिएगा, मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसका सेनापति पुष्यमित्र ने शुंग ने 184 ईसा पूर्व में किया और उसके बाद मगध का वो क्या बना, शासक बना। मगध का वो राजा बन जाता है। उसकी उपाधि कौन सी थी, तो सेनानी की थी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया था। पूछेगा अगर किसने यवन आक्रमण को विफल किया था, मतलब उसे पराजित किया था, तो आपको किसके बारे में बताना है, पुष्यमित्र के बारे में, ठीक है। देखिए, पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ध्यान रखेंगे, पुष्यमित्र ने कितने, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसके पुरोहित थे कौन, पतंजलि। उसके बाद इसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविकाग्नित्रम नामक रचना की, मतलब नाटक की रचना किए हैं। ध्यान रखेंगे, किसने किया है, कालिदास ने। मालविकाग्निमित्रम नाम से एक नाटक है, उसके रचयिता कौन है, कालिदास हैं। एग्जाम में बीपीएससी ने पहले बहुत बार इस सवाल को पूछा था। देखिएगा, देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था। ध्यान रखेंगे, कौन, देवभूति। अब आ जाइए कण्व वंश पे आते हैं। देवभूति के मंत्री वसुमित्र ने उसकी हत्या कर कण्व वंश की नींव डाली थी। ध्यान रखेंगे, कण्व वंश की स्थापना किसने किया था, तो देवभूति के मंत्री जो वसुमित्र थे उसकी मतलब हत्या करने के बाद कण्व वंश की नींव डाली गई थी। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें से 2 ही 3 चीज़ पूछता है। जैसे मैं पूछ सकता है आपसे कि सुशर्मा के बारे में। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था, ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए कुषाण वंश पे। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वमेघ को अपने साथ ले लिया था। ध्यान रखेंगे, माफ कीजिएगा, अश्वघोष को अपने साथ ले लिया था। नेक्स्ट है कि कुषाण कालीन नागार्जुन। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। ध्यान रखेंगे, बीकर का आविष्कार किसने, तो नागार्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा था। नेक्स्ट देखिए आप, गुप्त वंश, इंपॉर्टेंट है गुप्त वंश। देखेंगे, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विशलखंड स्तंभलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन, श्री गुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज की थी। महाराज की उपाधि किसे, श्री गुप्त को दिया गया था। इसका उत्तराधिकारी अगर पूछ ले तो घटोत्कच था। ध्यान रखिएगा, घटोत्कच जो है वो श्री गुप्त का उत्तराधिकारी था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। उसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अगर पूछे कि कुमार देवी से किस शासक ने शादी किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, जिसकी उपाधि महाराज धीराज की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अपने राज्याभिषेक यानी कि 319 ईस्वी में जो हुआ था उसके आधार पर इसने
गुप्त संवत की ही शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके कहाँ पर थे? राज्य में थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए समुद्रगुप्त के बारे में कि अभिलेखों और सिक्कों पर इसे प्राक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र प्रकारम, राजोच्छता आदि उपाधि प्रदान की गई है। किसे? समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है, इतिहासकार स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन अगर पूछे किसने कहा था तो स्मिथ ने कहा था। पूछे किसे तो समुद्रगुप्त को। ध्यान रखिएगा। उत्तरापद के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापद अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापद अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह की थी। अशोक के देखेंगे, अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त प्रशस्ति उसके संधि विग्रह एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है। रामगुप्त के बारे में देखिए, कह रहा है कि इसकी ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध है। कहने का मतलब है जब आप एनसीईआरटी वाली बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रामगुप्त के बारे में कुछ इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ऐसा सच में हुआ होगा। इसीलिए ऐतिहासिकता संदिग्ध है, मतलब डाउट है उस पर। काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छे से। देखिए, इससे आपका एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। रामगुप्त के बारे में ध्यान रखेंगे। आइए अब चंद्रगुप्त द्वितीय पर चलते हैं। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परमाभगतम आदि नामों या फिर उपाधियों से भी जानते हैं। इसने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से शादी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी कुबेर नागा से विवाह किया था। ध्यान रखेंगे। दिल्ली के महरौली स्थित लौह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बाहलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। अगर पूछे चंद्र किसे कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम या द्वितीय, तो ध्यान रखना है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ध्यान रखेंगे, अपनी पुत्री प्रभावती का शादी किससे? वाकाटक के नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीनी यात्री फाहियान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी और लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा था। अगर पूछे चीन के जो यात्री हैं फाहियान किसके समय में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा किए और 14 वर्ष तक यहाँ पे रहे थे। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे, जिसमें कि कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटक पर, वराह मिहिर, वरुरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में समझिएगा। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अगर पूछे समझेंगे, अगर आपको कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जानना हो तो मंदसौर अभिलेख को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उससे आपको अच्छे से पता चलेगा, जानकारी मिलेगी कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के काल में हुई थी। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर उपाधि पूछे महेंद्रादित्य का किसे मिला था तो ध्यान रखना है आपको कुमारगुप्त को। ध्यान देंगे, उपाधि पूछा जाता है एग्जाम में। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट स्कंदगुप्त के बारे में कि जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों यानी कि हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। किसने? जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने जो हुन का आक्रमण हुआ था उसको विफल किए थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उसने सुदर्शन झील, जिसके बारे में आपको पता होगा कि निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसका पुनरुद्धार करवाया था, मतलब उसे फिर से मतलब सही करवाया गया था। किसके द्वारा? तो
चंद्रगुप्त के मौर्य के द्वारा जो बनाया गया था सुदर्शन झील। देखेंगे काहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि किस चीज़ की थी, तो शक्रादित्य की थी। ध्यान रखेंगे एग्जाम में अगर पूछ ले कि किस अभिलेख के अकॉर्डिंग, तो आपको बताना है किसके बारे में, शक्रादित्य की उपाधि मिली थी उसे। ठीक है, किसके बारे में, तो ध्यान रखेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त को काहोम अभिलेख, यहाँ पे लिख दे रहे नाम को देख लीजिएगा, भूलना नहीं है आपको। गुप्त को काहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि शक्रादित्य की दी गई थी। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है गुप्त काल का उत्तरार्ध। चीनी यात्री सुंगयुंग ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक 16 वर्ष तक भारत में रहा था। ह्वेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंहगुप्त, जिसे आप बाल्यादित्य के नाम से भी जानते हैं, ने मिहिरकुल यानी कि हुनों को जो है पराजित किया था, उनको पराजित किया था। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, जिसे कि आप बाल्यादित्य के नाम से भी जानते हैं, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, उसके बाद शासन किया था स्कंदगुप्त के बाद। ठीक है, विष्णुगुप्त जो है वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया था। विष्णुगुप्त वंश का अंतिम शासक था, ध्यान रखेंगे। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था जो मगध पर शासन किए। नेक्स्ट है गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का क्या होता है, अंत हो जाता है। अब आते हैं पाल वंश पर। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। बिहार उसके राज्य में ही शामिल था, ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गोपाल ने उदंतीपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में है। यह महाविहार हिरण्यप्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। ध्यान रखेंगे गोपाल ने उदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो कहाँ पर, बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ कहाँ पर, तो नालंदा जिले में है। आइए अब धर्मपाल के बारे में देखते हैं। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर जो है राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बिठाया था। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय, जैसे आप वत्सराज का जो पुत्र है उसके बारे में जानते हैं, उन्होंने मुंगेर तक का क्षेत्र जो है कुछ समय के लिए विजित कर लिया था, कुछ समय तक के लिए वो जीते थे। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया जिसमें कि बौद्ध भिक्षु रहते थे। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर जिले में है। कहाँ पर अगर पूछेगा तो अंतीचक गांव में। बीपीएससी का जो दृष्टि वाला आपको प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का कराया गया था उसमें यह सवाल बताया गया था अच्छे से। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में आकर जरूर एक बार देख लीजिएगा। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर जिले में है, अगर पूछेगा कहाँ पर तो अंतीचक गांव में है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सोमपुरा महाविहार जो कि बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांवों में है, उसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट पॉइंट है, धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोड्डल ने इसे उत्तरापद स्वामी कहा था। किसने कहा था तो गुजरात के कवि थे सोड्डल, नाम ध्यान रखेंगे। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं देवपाल के बारे में। देखेंगे इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा, सुमात्रा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इंडोनेशिया का नाम, के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने हेतु 5 गांव दान में दिए थे। देखिए अब महिपाल प्रथम के बारे में, इसे पाल वंश का पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतीश दीपंकर के नेतृत्व में इसे तिब्बत में इसने एक दूत मंडल भी भेजा था। अब देख लीजिए लास्ट है 1-2 पॉइंट,
रामपाल और कर्नाट वंश के बारे में आज लास्ट है, ये देख लीजिए कि रामपाल के बारे में समझिएगा। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। अगर पूछे कैवर्त विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था तो आपको नाम ध्यान रखना है रामपाल के। आइए अब कर्नाट वंश देखते हैं। इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था। काफ़ी वीवीआई पॉइंट है ये नान्यदेव वाला, ध्यान रखेंगे। जैसे आपको शिलालेख के बारे में बीपीएससी में 1 या 2 सवाल पूछेगा ही, इसी तरह से कर्नाट वंश से आपका सवाल आना तय है। ध्यान रखिएगा इस बात का, बीपीएससी ने हर एक बार लगभग हर एक बार सवाल पूछा ही है। देखिए, इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था। इसके बाद गंगदेव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था तथा नालंदा विश्वविद्यालय जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया था। तो फ्रेंड्स, अभी आपने कर्नाट वंश के बारे में देखा। इसके बाद जो आपको देखना है क्लास, आपको देखना है मध्यकालीन इतिहास से। ध्यान रखेंगे, मध्यकालीन इतिहास से भी आपको देख लेना है सवाल, जिसमें कि आपको बिहार में जैसे इस्लामिक सत्ता आता है, शेरशाह के बारे में, इन सब के बारे में आप हर एक पॉइंट को अच्छे से जानेंगे। आप वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो आप प्लेलिस्ट में आकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा अपने 67वीं यूपीएससी के लिए। आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।